नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। जिस कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहां के केसर की महक पूरी दुनिया को मदमस्त कर देती है, जहां पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर खड़े चिनार के पेड़ और गहरी घाटियों में उछलती नदियां जीवन को नया राग सुनाती हैं। उसी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने 3 चरणों में वहां चुनाव कराने का फैसला किया है। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 87 लाख से अधिक वोटर ईवीएम का बटन दबाकर अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। वोटों की गिनती होगी 4 अक्टूबर को, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों ने शासन के लिए किसे चुना, ये 4 अक्टूबर को साफ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की नई फिजाओं में लोकतंत्र की खुशबू किस तरह से महसूस की जा रही है, वहां के युवा वोटरों से चुनाव आयोग क्या चाहता है, इसे भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने साफ कर दिया है। लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। जम्मू कश्मीर तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रहा है। वहां के लोग बुलेट और हिंसा की जगह बैलेट को चुन रहे हैं। कश्मीर घाटी में नया राग सुनाई दे रहा है। लेकिन क्या कभी आपके जहन में ये बात आई कि कश्मीर घाटी हमेशा से रक्त रंजित रही, या फिर वक्त के थपेड़ों ने धरती के स्वर्ग को समय समय पर रक्त रंजित किया? कश्मीर के मर्ज के स्थायी इलाज के लिए वहाँ के लोगों के मिजाज को समझना बहुत ज़रूरी है। उन हालातों को समझना होगा कि जिनकी वजह से एक शांत और दुनिया को दिशा दिखाने वाले क्षेत्र में आतंक की फसल बोने और काटने का खेल शुरू हुआ। ऐसे में आज मैंने आपको जम्मू कश्मीर के अतीत से लेकर वर्तमान तक हर अहम पड़ाव से परिचय कराने का फैसला किया है। कश्मीर की कहानी कहाँ से शुरू की जाए, ये एक बहुत मुश्किल काम है। कश्मीर की आबो हवा में हिंदू, बौद्ध और इस्लाम की साझा विरासत घुली मिली है। ये सूफी संतों की जमीन रही है, ज्ञान विज्ञान की धरा रही है। प्राचीन काल में लोगों को आपस में जोड़ने के लिए कश्मीर में आध्यात्म की खुशनुमा हवा बहा करती थी, जिसमें सभी तरह के विचारों के लिए पूरा सम्मान था। इसलिए करीब 870 साल पहले संस्कृत के विद्वान कलहण ने अपने ग्रंथ राज तरंगिणी में लिखा कि कश्मीर को आध्यात्मिक ताकत से ही जीता जा सकता है, तलवारों के दम पर नहीं। 10वीं सदी में शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन ने यहाँ के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। मुस्लिमों के पैर कश्मीर पर की जमीन पर पड़ने के साथ इस्लाम के विस्तार की कोशिशें भी तेज हुई, लेकिन कश्मीर अलग अलग धर्मों के बीच तालमेल बैठाता हुआ आगे बढ़ता रहा। इस साझी संस्कृति को नाम दिया गया कश्मीरियत। जम्मू कश्मीर के समाज को आपस में जोड़े रखने का तरीका भी वहां की परंपराओं से निकला है। उन्हीं परंपराओं में से एक है किसी भी खास आयोजन के मौके पर त्रामी में खाना। न कोई बड़ा न कोई छोटा, न मजहब का भेद न जाति की दीवार। जो भी एक बार त्रामी पर साथ बैठ गया वो साथ ही खाना खाकर उठेगा। त्रामी से बीच में उठने को सामाजिक शिष्टाचार के खिलाफ माना जाता है। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के पुत्र, पूर्व सदर रियासत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय संस्कृति के जानकार कर्ण सिंह वहां की आबो हवा में घुली मिली कश्मीरियत को कुछ इस अंदाज में बयां करते हैं। बौद्ध और शैव और इस सूफी भी शामिल होते, तब जाके वो पूरी कश्मीरियत होती है। बिना इस्लाम के पूरी कश्मीरियत बनती नहीं है। तो इसलिए ये सब बातें मिला के कश्मीरियत कहलाई जा सकती है। कश्मीर घाटी हिंदुओं के शैव मत, बौद्ध धर्म और इस्लाम की साझी संस्कृति की गवाह रही है।
करीब 2500 साल पहले ये क्षेत्र सम्राट अशोक के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। उस दौर में इस क्षेत्र का गजब विकास हुआ। यहां तेजी से बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क के दौर में बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित किया गया। कारकोट राजवंश के शासक ललितादित्य के दौर में कश्मीर बड़े बदलाव की राह पर बढ़ा। उस दौर के बड़े निर्माण में मार्तंड का सूर्य मंदिर भी है। समय चक्र आगे बढ़ा और कश्मीर में इस्लाम का धीरे धीरे विस्तार होने लगा। साल 1277 में आए वेनिस यात्री मार्को पोलो ने कश्मीर में मुसलमानों की मौजूदगी का जिक्र किया है। इस्लाम भी जो कश्मीर में आया वो तलवार के बलबूते नहीं आया, ये एक फ़र्क है। वो जो सूफ़ी संत आए उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया, जैसे आलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी जो चिरार रशीफ में जिनकी मज़ार है, और वो जो आए थे शाह हमदान 400-700 अपने अनुयायी लेके ईरान से आए थे। इन्होंने इनका बड़ा असर रहा धर्म परिवर्तन में। एक मत यह भी है कि 13वीं शताब्दी में कश्मीर के बाहरी हिस्सों, खासतौर से सिंधु नदी के किनारे बसी जनजातियों के ज्यादातर लोगों ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल किया। ऐसे में कश्मीर में एक ऐसी साझी संस्कृति आगे बढ़ी जिसमें एक दूसरे के दुख में अपना दुख और दूसरों के सुख में अपना सुख खोजने वाली सोच हिमालय घाटी में फली फूली। कश्मीर में सूफीवाद की मजबूत धारा बह रही थी। वहां सूफी इस्लाम को मानने वालों की तादाद अच्छी खासी थी। कश्मीर में हिंदू, बौद्ध और सूफी मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। इसका आधार एक दूसरे की भावनाओं और परंपराओं का आपस में सम्मान था। बात 14वीं शताब्दी की है। तब कश्मीर पर राजा सहदेव की हुकूमत चलती थी। मंगोल आक्रमणकारियों ने कश्मीर पर हमला किया। शुरुआती दौर में मुस्लिम सुल्तान भी वहां की संस्कृति के हिसाब से आगे बढ़े। बाद में उनकी तंग सोच का असर कश्मीरी समाज पर दिखने लगा और इस्लामीकरण बढ़ने लगा। समय चक्र आगे बढ़ा। 19वीं शताब्दी में ये क्षेत्र महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य का हिस्सा बन गया। बाद में इस क्षेत्र पर डोगरा वंश के राजाओं का शासन आया। महाराजा गुलाब सिंह की सत्ता काराकोरम पर्वत श्रेणी तक फैली हुई थी। उत्तर में अक्साई चिन और लद्दाख भी इस राज्य का हिस्सा थे। डोगरा वंश एक ऐसे साम्राज्य पर हुकूमत कर रहा था जो बहुत विशालकाय था। वहां की चुनौतियां भी बहुत मुश्किल थी। यहां तक कि श्रीनगर या जम्मू से साम्राज्य के हर हिस्से तक पहुंचना भी आसान नहीं था। इस राज्य की आबादी का बड़ा हिस्सा मुस्लिमों का था और उन पर हुकूमत कर रहे थे हिंदू महाराजा गुलाब सिंह। 1846 में उन्होंने इस राज्य की स्थापना की। उससे पहले डोगरा फौज ने लड़के बड़ी कुर्बानी से लद्दाख जैसे बहुत कठिन क्षेत्र जो बड़ी ऊंचाई पे थे, गिलगित को, बल्तिस्तान को फतेह कर रखा था। तो जब महाराजा गुलाब सिंह बने तो उस समय रियासत हमारी जम्मू, कश्मीर, गिलगित और लद्दाख 4 खंडों में थी। उस वक्त बहुत अच्छी स्थिर हमारी सरकार थी और डोगरा फौज जो थी महाराजा गुलाब सिंह के नीचे, जनरल जोरावर सिंह का नाम आपने सुना होगा, विश्वविख्यात हैं। तो उस किस्म के लोग थे। तो वो दौर रहा। जम्मू कश्मीर अपने दौर की बड़ी और ताकतवर रियासतों में एक था। कई उतार चढ़ाव और कश्मीर के मोल मिजाज के साथ ये रियासत आगे बढ़ती रही। वो साल था 1925 का। जम्मू कश्मीर के सिंहासन पर बैठे महाराजा हरि सिंह। तब उनकी उम्र रही होगी करीब 30 साल। कहा जाता है कि महाराजा हरि सिंह का ज्यादातर वक्त बंबई के रेस कोर्स और अपनी रियासत के जंगलों में शिकार करते हुए बीत रहा था। रियाया का दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। पर महाराजा हरि सिंह के पुत्र कर्ण सिंह बताते हैं कि उनके पिताजी महाराज के दौर में किस तरह जम्मू कश्मीर बदलाव की राह पर आगे बढ़ रहा था।
पहले महाराजा रणबीर सिंह जी आए, जिन्होंने वो सारा मंदिर बनाए, हमारे बड़े बड़े भव्य मंदिर आपने देखे जम्मू में। फिर महाराजा प्रताप सिंह आए, 40 वर्ष उन्होंने राज किया। फिर बापू जी आए। तो महाराजा हरि सिंह के वक्त में बहुत सारे समाज सुधार के कार्य हुए। जैसे कि बताऊं आपको, दलितों के लिए सारे मंदिर उन्होंने खोले दिए, आज तक भी नहीं हुई है। 1929 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ऐलान किया हमारे सारे मंदिर जो हैं वो दलितों के लिए खोले। और राजगुरु ने, वो देवराज ने कहा कि मैं नहीं मानता हूँ। उन्होंने कहा आप जाइए, उनके भाई को बुलाया, पंडित बालकृष्ण को, आप मानते हो तो ठीक है, नहीं तो आप भी जाइए, मैं किसी और को बुलाऊँगा। उन्होंने कहा सरकार मैं मान जाता हूँ। तो उस वक्त से इस किस्म की बातें हुई। भले ही जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के क्रांतिकारी फैसलों की दलील कर्ण सिंह दे रहे हों, लेकिन एक सच ये भी है कि महाराजा हरि सिंह से उम्र में करीब 10 साल छोटे शेख अब्दुल्ला के साथ हजारों की तादाद में नौजवान खड़े थे, जो रियासत के लोगों के हक और हुकूक की आवाज बुलंद कर रहा था। हो सकता है कि कई लोगों को शेख अब्दुल्ला के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो। वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के पिता और उमर अब्दुल्ला के दादा हैं। साल 1932 में शेख अब्दुल्ला ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, जिसकी वजह से शासन को उदार बनाने के लिए कुछ फैसले लिए गए। शेख अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। शेख अब्दुल्ला का महाराजा हरि सिंह के खिलाफ आंदोलन जारी रहा। शेख शुरू से कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति से प्रभावित रहे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी राष्ट्रीय सोच की तारीफ करते थे। धीरे धीरे दोनों करीबी दोस्त हो गए। जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला जब आए, बड़े प्रभावशाली नेता थे। वो देखने में भी लंबे चौड़े, बोलते भी बहुत ज़बरदस्त कश्मीरी और उर्दू में। कश्मीर के बारे में उनका विशेष ख्याल था। जम्मू लद्दाख उनको कुछ उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने 1931 में, इत्तेफाक से जिस साल में पैदा हुआ, 1931 में उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, मुसलमानों को इकट्ठा किया। फिर 1937 में 6 साल के बाद जवाहरलाल जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के संपर्क के कारण उन्होंने उसका नाम बदल दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। भारत तेजी से आजादी की ओर बढ़ रहा था। साल 1946 में शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ आंदोलन और तेज कर दिया। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल जेल की सजा हुई। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के एतराज के बावजूद अपने दोस्त शेख को रिहा कराने के लिए पंडित नेहरू कश्मीर गए, जबकि महाराजा हरि सिंह ने उनके कश्मीर में एंट्री पर रोक लगा रखी थी। जब भारत तेजी से आजादी की ओर बढ़ रहा था, तब जम्मू कश्मीर को लेकर एक अजीब सी कश्मकश जारी थी। ये रियासत भारत का हिस्सा बनेगी या पाकिस्तान का, लेकिन कश्मीर के महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत को स्वतंत्र घोषित करने का ख्वाब पाले हुए थे। ऐसे में पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठियों को भेजना शुरू कर दिया। अपनी रियासत को बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जाने का फैसला किया। उन्होंने विलय पत्र पर दस्तखत किए, लेकिन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। बाद में भारतीय फौज ने पाकिस्तानी घुसपैठियों और सेना को खदेड़ना शुरू किया। 30 दिसंबर 1947 को जम्मू कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र पहुंचा। दोनों देशों को जंग खत्म करनी पड़ी। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील मसले को खुद हैंडल कर रहे थे। राजनीतिक रिश्तों को लेकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें जारी रहीं। असहमति के आधार पर महाराजा हरि सिंह की राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया और शेख अब्दुल्ला को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया और एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान वजूद में आ गए। जम्मू कश्मीर एक अलग राह पर था।
1950 के दशक से ही शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलो दिमाग पर छाए रहने के लिए एक खास रणनीति अपनाई। वो श्रीनगर से दिल्ली पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले करते, बात बात में दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को कोसते, ताने मारते। दूसरी ओर कश्मीर पाकिस्तान की सियासत की कमजोर नस बन चुका था। ऐसे में कश्मीर में दो तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। पहली जनमत संग्रह की मांग, दूसरी अनुच्छेद 370 को कमजोर किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली में सत्ता का मिजाज बदला। पंडित नेहरू के बाद देश की कमान लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में आई। साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो भारतीय फौज ने पाकिस्तान की गलतफहमी दूर कर दी। साल 1971 की जंग में इंडियन आर्मी ने न सिर्फ पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया बल्कि दो टुकड़े भी कर दिए। तब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी थी। ऐसे में शेख अब्दुल्ला को भी अपनी राजनीति में बदलाव करना बेहतर लगा। उनकी दिल्ली विरोध की राजनीति के दिन खत्म हो गए। उन्हें दिल्ली से बेहतर रिश्तों में फायदा दिखने लगा। कांग्रेस के समर्थन से जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की सरकार बनी। वो साल 1975 का था। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच एक बड़ा करार हुआ, वो भी दिल्ली की शर्तों पर। केंद्र का दखल जम्मू कश्मीर के मामलों में तेजी से बढ़ने लगा। इससे कश्मीर के कई अलगाववादी नेता इंदिरा शेख करार से बुरी तरह उखड़ गए, जिसमें से एक थे सैयद अली शाह गिलानी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उस दौर में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को भीतर खाने शह देना शुरू किया। 1971 की जंग के नतीजों से पाकिस्तान की समझ में एक बात अच्छी तरह आ गई कि सीधी लड़ाई में वो भारत से कभी नहीं जीत सकता। ऐसे में पाकिस्तान ने छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर के रास्ते आगे बढ़ने का फैसला किया। तब पाकिस्तान की कमान जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथों में थी। वो अक्सर कहा करते थे, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, मतलब वो भारत को हजारों जख्मों से लहूलुहान करने का ख्वाब पाले हुए थे। पाकिस्तान लगातार साजिश पर साजिश कर रहा था। वो साल था 1987 का। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ। कट्टरपंथियों ने अपने उम्मीदवार मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले उतारा। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को 87 सीटें मिली। बौखलाई मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। घाटी में अजीब सा माहौल बनने लगा। जम्मू कश्मीर के इतिहास में 21 अगस्त 1989 को पहली राजनीतिक हत्या हुई। जिस शख्स का आतंकियों ने कत्ल किया उसका नाम था मोहम्मद यूसुफ हलवाई। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक अध्यक्ष थे। मोहम्मद यूसुफ का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने आतंकियों की बात मानने से इनकार कर दिया। आतंकियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे कि देश के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण कर लिया और रूबिया को छोड़ने के लिए 5 आतंकियों की रिहाई की शर्त रख दी। गठबंधन के पायों पर खड़ी विश्वनाथ सिंह सरकार ने आतंकियों को छोड़ने का फैसला किया। इससे कट्टरपंथियों के हौसले और बढ़े। सरकारी अफसरों को भी निशाना बनाया जाने लगा। अल्टीमेटली उसकी रिलीज के लिए इनको 5 ड्रैगन मिलिटेंट थे, उनको रिलीज करना पड़ा। वो जब रिलीज हुए तो उनको लगा ये जो मिलिटेंट और जो सबवर्सिव एलिमेंट है कि हिंदुस्तान को झुकाया जा सकता है, हमें कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग किया जा सकता है। अगर 5 हम छूट गए एक लड़की को छुड़वाने के लिए तो अब तो बड़ी मामूली बात है। कश्मीर में खास तौर से 2 कट्टरपंथी गुट सक्रिय थे। पहला JKLF, जिसका पोस्टर बॉय था दुबली पतली कदकाठी का यासीन मलिक। दूसरा हिजबुल मुजाहिदीन, जिसका बड़ा चेहरा था सैयद सलाउद्दीन। वो साल था 1990 का। JKLF और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ब्रिगेड हिंदू पंडितों को निशाना बनाने लगी। घाटी में गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसे में ज्यादातर कश्मीरी पंडितों ने जिंदगी बचाने के लिए अपना घर बार छोड़ना बेहतर समझा। जन्नत सी खूबसूरत कश्मीर घाटी निर्दोष लोगों के खून से लाल होने लगी।
केसर की खुशबू की जगह बारूद की गंध आने लगी। कश्मीर घाटी के लोगों के कान धीरे धीरे फौज और पैरामिलिट्री जवानों के बूटों की आवाज और आतंकियों की धमकी सुनने के आदी हो गए। कश्मीर घाटी में सन्नाटा अक्सर गोली और बम धमाके की आवाज से टूटता। नरसिम्हा राव ने भी कश्मीर मुद्दे को बहुत संजीदगी के साथ हैंडल किया। जब वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी तो उन्होंने कश्मीर के हालात सुधारने के लिए पूरी शिद्दत से काम किया। कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए पाकिस्तान से रिश्ते सुधारना भी बहुत जरूरी था। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर तक गए, लेकिन बदले में करगिल मिला। वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी ने सूबे में शांति बहाली के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नरमपंथी धड़े से बातचीत की शुरुआत भी की। तो यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह ने भी कश्मीर समस्या का समाधान बातचीत के रास्ते निकालने की कोशिश की। दिल्ली और श्रीनगर के बीच बातचीत का सिलसिला तो जारी रहा, लेकिन कश्मीर समस्या का कोई ठोस रास्ता नहीं निकल पाया। 2014 में केंद्र में प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उनका मिशन कश्मीर शुरू हो गया। दूसरी पारी में नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत बड़ा फैसला किया। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाने वाले अनुच्छेद 370 को इतिहास बना दिया। 35A को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। एक झटके में एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान का सिस्टम खत्म हो गया। सूबे का बंटवारा कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। मोदी सरकार ने एक झटके में अनुच्छेद 370 और 35A को इतिहास बना दिया। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर का इतिहास बदला, बल्कि धरती की जन्नत का भूगोल भी बदल गया। शासन प्रशासन की सूरत भी बदल गई। जम्मू कश्मीर विशेष राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख को इससे अलग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को भारत के दूसरे राज्यों से अलग करने वाली सभी चीजें खत्म कर दी गईं। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के हक भी उसी तरह के हो गए जैसे भारत के दूसरे राज्यों के नागरिकों को संविधान से मिले। आज मुझे खुशी है कि हम संविधान को जी रहे हैं। हम संविधान को लेकर के कश्मीर की जिंदगी बदलने के नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है। जम्मू कश्मीर में सक्रिय राजनीतिक पार्टियों के कड़े विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने ऐसी राह पकड़ी जिसमें अलगाववादी किनारे लग गए। कश्मीर घाटी के लोगों को विकास के झोंके का एहसास कराया गया। धीरे धीरे घाटी के लोगों की समझ में आने लगा कि शांति में उनका कितना फायदा है। पत्थरबाजी और कट्टरपंथियों के हड़ताल ने किस तरह से 2 पीढ़ियों की जिंदगी को नरक जैसा बना दिया था। जम्मू कश्मीर में एक ओर आतंकियों के जड़ से सफाई का काम जारी है, तो दूसरी ओर वहां के लोगों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी तूफानी रफ्तार से चल रहा है, जिसमें वहां का आम आदमी अपना और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देख रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर और सूबे का बंटवारा कर कश्मीर के कट्टरपंथियों, पीओके से आतंक की फैक्ट्रियां चलाने वाले और पाकिस्तान तीनों को 10,000 वोल्ट का झटका दिया। कश्मीर को तरक्की की राह पर ले जाने की तूफानी कोशिशें शुरू हुई। आवाम तो खुश थी, लेकिन कश्मीर की सियासत करने वालों के चेहरे मुरझाए हुए थे। धीरे धीरे कश्मीर में हालात सामान्य होने लगे। कश्मीर की फिजाओं में तेजी से बदलाव कट्टरपंथियों और आतंकियों की ताबूत में आखिरी कील साबित होने लगा। वो लोग कश्मीर में वापसी के लिए सोचने लगे जिन्होंने कभी खौफ की वजह से अपना घर द्वार छोड़ा था। रोजी रोजगार के लिए देश के दूसरे हिस्सों से लोग कश्मीर पहुंचने लगे।
बदले हालात का फायदा कश्मीर के सामान्य लोगों को दिखने लगा जब अलगाववादियों की हड़ताल की वजह से बच्चों के स्कूल बंद नहीं होते, जब आतंकी हमले कम होने की वजह से कश्मीर में सैलानियों का सैलाब पहुंच रहा है, जब जम्मू कश्मीर में चल रहे निर्माण कार्यों में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होगा। निष्पक्ष खबर और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।